आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले तक अंबानी नंबर वन थे भारत में, अभी अडानी हो गए। और अडानी नंबर वन हो गए हैं केवल 7 साल के अंदर ही। 7 साल के अंदर आखिर कोई आदमी ऐसा क्या काम कर सकता है जो देश का नंबर वन अमीर आदमी बन जाए? क्या कर सकता है ऐसा? मेहनत में क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। कोई ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जिनका उपयोग करके नेताओं को मिला के, ये करके वो करके, ऐसे कई सारे तरीके हैं अपने अपने फेवर में नियम बना के, सारे काम खुद लेके, उसमें खुद तो ऐसे करके आदमी दिन दूनी रात चौगनी अपनी इनकम बढ़ाते रह सकता है। वो भी पेंडेमिक के दौर में, मतलब जब सबके धंधे ठप है तब है ये। अगर ये नहीं होता तब तो और भी कितना जल्दी हो जाता। तो मोदी जी को उपनिवेशवाद दिखाई पड़ रहा है कहाँ? विकसित देशों के रूप में। वो अपने देश में नहीं देख रहे। क्या उनको नहीं पता चल रहा कि अपने देश में एक आदमी है जिसको खाने की रोटी की भी श्योरिटी नहीं है? वो रोटी भी सरकार की दी हुई भीख पे खाता है। और एक तरफ अडानी है जो भारत का नंबर वन अमीर आदमी है। यहाँ पे इनको कॉलोनियल सोच नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा कि एक आदमी दूसरे आदमी का उपनिवेश है, माने एक तरह से दास है। उपनिवेश का मतलब है कि उसके अंतर्गत आता है, वो उसका दास है, उसके हिसाब से चलने को मजबूर है। यहाँ नहीं दिखाई पड़ता इनको। जिस देश के ये प्रधानमंत्री हैं, जहां ये कुछ कर भी सकते हैं, जहां इनके पास शक्ति भी है, लेकिन यहां ये कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नॉलेज का अभाव है। इन्हें लग रहा है कि ये सोच की प्रॉब्लम है, और भारत डेवलप नहीं कर पा रहा उनकी वजह से। ये सेम नहीं देख रहे हैं कि भारत का एक गरीब आदमी डेवलप नहीं कर पा रहा एक अडानी की वजह से, एक अंबानी की वजह से, और जो भी कोई 10% है, यहाँ नहीं इनको वो सेम सेम चीज दिख रही। हालांकि मैं ये आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें कोई अमीर आदमी या कोई गरीब आदमी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है जो भी हो रहा है। वो हो रहा है केवल गलत प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण। गलत प्रकार का जो अर्थशास्त्र जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर रखा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। जैसे एक ही देश में एकदम निम्नतम गरीब आदमी है जिसको खाने खाने के वांदे हैं, और एकदम इतना अमीर आदमी है कि जो अपनी पूंजी को खूब लुटाए भी तो वो उसके जीवन काल में खत्म नहीं होने वाली है। इतनी धनराशि इकट्ठी कर ली है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 73% जो इनकम है वो 1% की जेब में लगातार जा रही है। मतलब अगर 100 आदमी है तो 100 आदमी में से एक आदमी की जेब में 73% सैलरी या बोले या इनकम बोले, आय बोले, वो एक आदमी की जेब में जा रही है, 1% लोगों की जेब में जा रही है। तो यहां नहीं दिख रहा। अगर ये ऐसा हो रहा होता कॉलोनियल सोच की वजह से, उपनिवेशवाद सोच की वजह से, या दासता की सोच की वजह से, तो फिर ये यहां भी तो हो रहा है। तो यहां आप क्या कर ले रहे हैं? जहां आपका अधिकार है, जहां आप आपका कर्तव्य भी है, जहां आप प्रधानमंत्री के पद पर भी, यहां क्या कर ले रहे हैं? यहां तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वहां कैसे कुछ कर पाओगे? या उन देशों में भी तो यही हाल है ना। उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कोशिश भी करते होंगे कि भाई ठीक है, हम ऐसी गैसेस का उत्सर्जन कम करें। ये क्योंकि जब हवा खराब हो रही तो उनके लिए भी हो रही है ना, वो तो सबके लिए खराब हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम तो उनके उनके लिए भी आ रही है। तो ऐसा थोड़ी कि वो इसके लिए ट्राई नहीं कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। लेकिन भाई ये सिस्टम ही ऐसा अडॉप्ट कर रखा है, अर्थशास्त्री ऐसा अडॉप्ट कर रखा है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी कोशिश करेगा अमीर बनने की। जब हर आदमी कोशिश करेगा, एक्टिविटी चलेंगी, तो जो इनकम होगी वो किन्हीं कुछ लोगों के जेब में तो इकट्ठी होगी। जब इकट्ठी होगी तो वही आदमी अमीर हो जाएगा। जिस देश में ये ज्यादा होगी वो देश अमीर हो जाएगा। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के पास में आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि उन्होंने कंप्यूटर में विंडोज की डिस्कवरी की। माने विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है और उससे काफी दुनिया लाभ उठाती है, अच्छी चीज है। लेकिन उसका कॉपीराइट जो है वो अमेरिका के पास है, अमेरिका के एक आदमी के पास है। तो अब वो उसको पूरी दुनिया में बेचता है, तो उसमें उसकी मोनोपोली है। अब वो उसको पूरी दुनिया में बेचता है, तो पूरी दुनिया में बेचने का मतलब हो गया ना कि पूरी दुनिया की जो इनकम है वो किसके पास इकट्ठी होगी आके?
माइक्रोसॉफ्ट के पास इकट्ठी होगी, वहीं होगी ना, और कहाँ जाएगी? जब वहीं होगी तो वो आदमी आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा ही ना। इसमें उपनिवेश सोच का क्या मतलब है? ये तो अर्थशास्त्र की वजह से हो रहा है ना, कि आपने आदमी को ये अधिकार दे रखा है कि वो अपनी चीज का प्राइस तय कर ले भाई। उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो, उसको लगता है कि मेरी चीज 2 रुपए में बिक सकती है, वो 2 रुपए उसका प्राइस रख ले। उसको लगता है कि मेरी चीज 2 करोड़ रुपए में बिक सकती है, 2 करोड़ प्राइस रख ले, उसके ऊपर बात है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है किसी भी देश में कि भाई वो कितना प्राइस तय करे। तो अब इस तरह के अर्थशास्त्र, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का वो है कि मांग और आपूर्ति के आधार से, माने खरीदने वाला और बेचने वाला जिस मूल्य पर राजी है वो मूल्य तय हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होके ही आप इतना रेट रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका उसमें 4 रुपए खर्चा हुआ है तो आप ज्यादा ज्यादा 5 रुपए ले सकते हैं, नहीं। उसका 4 रुपए खर्चा हुआ है, वो 4 लाख भी ले सकता है, 4 करोड़ भी ले सकता है, 4 अरब भी ले सकता है। अगर उसकी चीज ऐसी है कि उसकी उसकी मोनोपोली है, वही उसको देने वाला है और लेने वाले काफी हैं, मांग करने वाले काफी हैं, तो वो कितनी की भी बेच सकता है, जितनी की उसको लगे कि मेरी बिक जाएगी भाई। तो अब इस तरह के अर्थशास्त्र से कहीं एक जगह तो आर्थिक जो करेंसी है, जो आर्थिक पावर है, वो तो इकट्ठी होगी ना फिर। इसको कैसे आप रोक देंगे जब तक ये वाला अर्थशास्त्र है? तो ये वाले अर्थशास्त्र की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है, ना कि कोई उपनिवेशवाद की सोच की वजह से। क्योंकि उपनिवेशवाद की सोच भी तो तभी क्रियान्वित होगी ना जब उसके लिए माहौल होगा। जैसे भारत में जाति वाला जो चक्कर है, ये काम करता है, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि ऐसा होना चाहिए। वहां तो बल्कि उल्टा उल्टा ही लिखा हुआ है कि भाई जातियों के आधार पे कुछ नहीं होगा, सब समान है, सबका समान अधिकार है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन धरातल पे क्या होता है? धरातल पे ये होता है कि SC ST के लोग मूंछ नहीं रख सकते, मूंछ रख भी ली तो खड़ी मूंछ नहीं रख सकते, घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, थोड़ा चौड़ी छाती करके नहीं चल सकते, अपनी बात धड़ाक से नहीं बोल सकते, है ना। ऐसे बहुत सारे व्यवहार हैं जो कि वो नहीं करते पाए जाते। अब इसकी वजह, अब लोग ये सोच लें कि भाई ये तो कोई और है। भाई जब बीजेपी वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है, तो जो दूसरे पार्टियां हैं वो भी तो कुछ करेंगी, वो भी तो जाति जाति या कुछ तो खेल खेलेंगी ना। तो उनके पास क्या तरीका रह जाता है? क्योंकि आर्थिक रूप से तो कुछ हो नहीं रहा है। जो भी पार्टी जो भी वादे कर रही है, उसको जब कहीं मौका मिलता है स्टेट के रूप में या सेंटर के रूप में, तो वो तो कुछ भी पूरा कर नहीं पाती है। तो उस आधार पे तो वो वोट मांग नहीं सकती। लगभग सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अ, अपना हुनर दिखा चुकी हैं और वो कुछ खास नहीं कर सकी। तो अब उस आधार पे वोट नहीं मांग सकती, तो वोट मांगने का अब आधार क्या बचा? अब यही बचा, हिंदू मुस्लिम जाति जाति, मैं तेरी जाति का तू मुझे वोट दे दे, मैं तेरे धर्म का तू मुझे वोट दे दे, यही बचा ना फिर। और इसी तरह के कुछ ऐसा ध्रुवीकरण करवाया जाए, कुछ ऐसी घटनाएं घटवाई जाए, या जो घटनाएं गलती से घट रही हैं उनको इतना ऊंचा बना दिया जाए, इतना उठा दिया जाए चर्चा कर करके कि जो आम आदमी है वो उसका ध्रुवीकरण हो जाए, वो उधर वोट डालने को मजबूर हो जाए। तो इससे ये सारी चीजें बढ़ेंगी ना, कि भाई जातिवाद बढ़ेगा, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, जाति उन्माद बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ना फिर इससे। तो ये उन्हें अपने देश में नहीं दिखाई पड़ता, ये उन्हें कहाँ दिखाई पड़ता है? विश्व लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। जबकि ये तो नीचे से लेके ऊपर तक है। ऐसा कोई गरीब देश है क्या जिसमें वहां के लोग अमीर ना हो? वहां के अमीर भी तो है ना। वो कैसे अमीर हो गए? उनको कैसे अमीर होने दिया दूसरे अमीर देशों ने? जैसे भारत में अडानी है, अंबानी है, इन दो लोगों को कैसे अमीर होने दिया अमेरिका ने? चलो भारत को तो अमीर नहीं होने दे रहा वो, इन दो लोगों को या ऐसे और भी जो 10 20 50 100 200 लोग हैं, वो कैसे अमीर हो गए? उनको क्यों नहीं रोका उसने? अगर अमेरिका, यूरोप, वो सब इनको रोकते हैं तो उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया? इनको क्यों नहीं रोक लिया? नहीं रोका ना, क्योंकि असल में ये चक्कर ही नहीं है। असल में चक्कर है कि जो अर्थशास्त्र है खराब, वो चक्कर है। उसमें
लूटने वाला लूटने के लिए मजबूर है और लूटने वाला लूटने के लिए मजबूर है। लूटने वाला अगर लूटेगा नहीं तो उसे लूटने वाले खेमे में होना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो हम किसी को लूटेंगे नहीं भाई। हाँ तो ठीक है, आप नहीं लूटेंगे तो फिर आपको लूटना होगा। तो अगर अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो तब फिर ठीक है, तो फिर आपको इस ग्रुप में आना होगा। तो या तो आप इस ग्रुप में रहेंगे या तो उस ग्रुप में रहेंगे, इससे बाहर नहीं हो सकते। देश में दो ही ग्रुप हैं, एक शोषण करने वालों का और एक शोषण जिनका हो रहा है उनका ग्रुप। तो आप अगर कोई बहुत धार्मिक रूप से अच्छी प्रवृत्ति के वगैरह वगैरह ऐसा कुछ आप अपने आप को समझते हैं और आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं शोषण नहीं करूंगा, तो फिर आपको शोषण करवाने वाले ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शोषण वाले ग्रुप में भी नहीं रहूंगा मैं और मैं शोषण करने वाले ग्रुप में भी नहीं रहूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो होती है उसी में आपको कहीं ना कहीं फिट होना होगा, आप उसके बाहर नहीं रह सकते देश के अंदर रहते हुए। तो अगर आप एक को छोड़ते हैं तो दूसरा आपकी मजबूरी बन जाता है। तो अब आपको सरवाइव करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, आपका परिवार भी है, सब कुछ है, उनको जलाने के लिए आपको ये स्वीकार करना ही होगा कि भैया ठीक है मैं फिर थोड़ा शोषण कर लेता हूँ। तो अब हर आदमी देखता है कि मैं कितने शोषण तक अपने आप को जस्टिफाई कर पाता हूँ अपने अंदर, करता है। तो सबका अलग अलग लेवल है, उसी उसी हिसाब से ये पूरी एक सीक्वेंस बन जाती है कि 10% लोग शोषण करने की स्थिति में और 90% लोग शोषण शोषण करवाने वाली की स्थिति में, ये देश के अंदर हो जाती है। और यही स्थिति पूरे विश्व में बन जाती है कि 10% देश शोषण करने वाली लिस्ट में और 90% देश जिनका शोषण होगा उसकी लिस्ट में। अब अमेरिका जब विंडोज सॉफ्टवेयर बेच रहा है पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया से करेंसी उसके पास बह रही है, तो ये शोषण नहीं है क्या? मुझे बताइए। वो जो 7,000 10,000 में विंडो देता है भारत की करेंसी के हिसाब से, माने ऐसे समझो 100 $125 में, तो वो इसको और भी तो सस्ती दे सकता है, क्योंकि जितना उसका खर्चा हो रहा है इनकम तो बहुत ज्यादा है ना उससे उसकी। जैसे एप्पल कंपनी है, तो एप्पल का जितना खर्चा होता है एक मोबाइल बनाने में या सारे मोबाइल बनाने में, अर्निंग तो उससे बहुत ज्यादा है। तभी तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई 20-30 हजार में मोबाइल तैयार हुआ तो मैं चलो 35,000 में दे दिया। ऐसा तो करके दे नहीं रहा, वो तो 1 लाख में दे रहा है सीधा। तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसकी उसमें मोनोपोली है, वो कितने का भी बेच सकता है। और जिन 10% लोगों के पास अनाप शनाप पैसा, वो कितने का भी खरीदेंगे। वो 1 लाख का ही नहीं, वो 5 लाख का भी हो जाए तब भी वो उसको ही खरीदेंगे। तो ये अर्थशास्त्र का चक्कर है, आदमी का चक्कर नहीं है ये। तो ये जो आज का वीडियो है ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक इस तरह से चीजों को देखते सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है पूरी दुनिया में। वो जो आम आदमी बोलते हैं ना वो कि भाई वहां कोई रॉक रॉक चाइल्ड बैठा हुआ अमेरिका में और वो सब ये सब करवा रहा है ऐसा करके। इससे ज्यादा अलग कोई राय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री की। बस वो इसमें उसको देश को बोल दे रहे हैं, वो नाम नहीं ले रहे रॉक चाइल्ड का। भाई अमेरिका कोई कोई जगह तो ऐसा कुछ सोचती नहीं है, वहां जो लोग हैं वही सोचेंगे ना ऐसा कुछ। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, उससे आप जाके बात करो तो उसकी अपनी समस्या है, वो बोलता है मेरी इन समस्याओं का कारण, कभी कहीं वो भारत को गिनाएगा, कहीं वो रशिया को गिनाएगा, रशिया उसको गिनाएगा, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ऐसे सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई ये चक्कर क्या है। क्योंकि ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं है। इकोनॉमिस्ट को भी कोई इस तरह से देखने में चीजें आ नहीं रही हैं। इकोनॉमिस्ट के किन्हीं के हमें ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहे कि वो कुछ इस तरह से अर्थशास्त्र को देख पाए या इस ढांचे को देख पाए। इस तरह से उनके कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ और आपको इसमें मैं बता रहा हूँ और आप सहमत भी हो रहे हैं अधिकतर लोग, जैसे अभी अ, जो एक सज्जन गए, वो भी मैक्सिमम रूप से जो मैं बता रहा हूँ उसमें
मैक्सिमम रूप से वो भी सहमत है। थोड़ी बहुत जो उनको कुछ है जो उनको लगता है कि जिससे वो सहमत नहीं है, या उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि वो बात अभी बहुत खुल के समझ में नहीं आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुए हैं, थोड़े से इंटरेक्शन हुए हैं, और उस थोड़े से इंटरेक्शन में ही वो ज्यादातर बातों से सहमत है। तो उनके साथ आगे कुछ वीडियोस वगैरह बनेंगे जिसमें आप उनको भी समझेंगे और उनकी बातों को भी समझेंगे क्या है, और तब देखेंगे उसमें से क्या निकलता है। तो आज का जो ये मैं समझाना चाहता था, क्योंकि ये आज के टॉपिक से रिलेटेड ही था, कि भाई अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि मूल्यांकन जो हो रहा है, और मूल्यांकन का मतलब क्या है, पूंजीवाद का मतलब मूल्यांकन ही होता है। थोड़ा सा समझें इसको, कि पूंजीवाद का मतलब है कि एक पूंजी होती है, पूंजी मतलब कुछ पैसा होता है, कुछ धन होता है, और वो कुछ धन होता है, संख्या में होता है। 3 ट्रिलियन होता है, 14 ट्रिलियन होता है, 25 ट्रिलियन होता है, या आप अपनी भाषा में बोलें 10 रुपए होते हैं, 20 रुपए होते हैं, 50 रुपए होते हैं। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम हर चीज का एक मूल्य निर्धारित करते हैं कोई भी ढंग से। हालांकि मैंने बता दिया कोई फॉर्मूला नहीं है, मांग और आपूर्ति के हिसाब से ही वो हो रहा है। इसको इसको ये लोग सिद्धांत बोल रहे हैं, जबकि ये सिद्धांत नहीं है, ये बेवकूफी है। लेकिन पर वो बोल रहे हैं कि ये सिद्धांत है कि भाई मांग और आपूर्ति के आधार से चीजों के रेट तय होंगे। मतलब अगर विंडोज की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला अपने विंडो को कितनी भी महंगी कीमत पे बेच सकता है, क्योंकि और किसी के पास विंडो है नहीं, तो और कोई बेच नहीं सकता। तो मार्केट में एक ही आदमी रहेगा, एक ही कंपनी रहेगी जो अपनी इस चीज को बेचेगी, और वो उसका कितना भी रेट रख सकती है। किसी के खरीदने में आता है तो खरीदो, नहीं आता तो मत खरीदो। अब अमेरिका जब विंडोज सॉफ्टवेयर बेच रहा है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया से करेंसी उसके पास बह रही है, तो ये शोषण नहीं है क्या? मुझे बताइए। वो जो 7,000 10,000 में विंडो देता है भारत की करेंसी के हिसाब से, माने ऐसे समझो 100 125 डॉलर में, तो वो इसको और भी तो सस्ती दे सकता है, क्योंकि जितना उसका खर्चा हो रहा है, इनकम तो बहुत ज्यादा है ना उससे उसकी। जैसे एप्पल कंपनी है, तो एप्पल का जितना खर्चा होता है एक मोबाइल बनाने में या सारे मोबाइल बनाने में, अर्निंग तो उससे बहुत ज्यादा है। तभी तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई 20 30 हजार में मोबाइल तैयार हुआ तो मैं चलो 35 हजार में दे दिया। ऐसा तो करके दे नहीं रहा, वो तो 1 लाख में दे रहा है सीधा। तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसकी उसमें मोनोपोली है, वो कितने का भी बेच सकता है। और जिन 10% लोगों के पास अनाप शनाप पैसा, वो कितने का भी खरीदेंगे। वो 1 लाख का ही नहीं, वो 5 लाख का भी हो जाए तब भी वो उसको ही खरीदेंगे। तो ये अर्थशास्त्र का चक्कर है, आदमी का चक्कर नहीं है ये। तो ये दुनिया का हर आदमी सुख से जीना चाहता है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, ये उसकी मूल इंस्पिरेशन है, मूल प्रेरणा है, जिसको वो बायकाट नहीं कर सकता, जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये उसका बेसिक, ये उसका फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है, ये उसकी फंडामेंटल बात है कि वो सुख से जीना चाहता है। और सुख से जीने का मतलब है कि सुख सुख कब मिलता है? जब सुख सुविधाओं में जीता है। और सुख सुविधाएं पैदा करनी पड़ती हैं, जंगल में नहीं मिलती। उसके लिए एक पूरी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन हैं। फिर उनका उनका निर्माण करना, उनका वितरण करना, उनको पहुंचाना, ये सब पूरा एक ढांचा लगा रहता है। और तो इसके लिए हर आदमी काम करता है, जिसको जहां जैसा मौका मिलता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो विकसित देश हैं इस समय, उस समय उन्होंने इसी पूंजीवाद को मद्देनजर रखते हुए, और चूंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास साइंस थी, तो उन्होंने इसको अपना जरिया बना लिया कि वो उस चीज को पूरी दुनिया को बेच बेच के, और पूरी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है वो उन्होंने इकट्ठी कर ली। कैसे? वैसे ही जैसे एक देश में एक आदमी बाकियों का शोषण करके कर लेता है। जैसे अभी